नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी विषय वस्तु है वह है सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता का एक वीडियो आप लोगों के पास जा चुका है। उसमें मैं इस हड़प्पा संबंधित यानी सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित जो अवधारणात्मक विकास होते हैं, अवधारणात्मक बातें, उनको मैं समझा चुकी हूँ। ठीक, तो जो हमने समझाया है उन्हीं बातों को आज मैं लिख करके यहाँ आप लोगों के सामने रख रही हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ठीक है, शुरू करें। चलिए देखिए, यह है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो सर्वोत्तम प्रयुक्त नाम है वो नाम है हड़प्पा सभ्यता ही। ठीक है, मैंने सिंधु घाटी इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके सिलेबस में सिंधु शब्द लिखा है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, परिचय की हम बात कर रहे हैं। परिचय, अब परिचय में यहाँ पर देखिए यह लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस समय काल में लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन इसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। अभी तक यह पढ़ा नहीं गया, अर्थात यह अपठनीय है। यहाँ की जो भी लिपियाँ मिली हैं वह पढ़ी नहीं गई। यहाँ की लिपियाँ चित्रात्मक लिपि है। ठीक, तो इसीलिए विद्वानों ने इस सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया है। ठीक, अब चलिए आगे देखिए, ये अक्षर बहुत छोटे छोटे लिखी हूँ मैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया करें और उसे जूम करके थोड़ा आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के पहले, सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के पूर्व भारतीयों को यही विश्वास था कि भारतीय संस्कृति का बीजारोपण वैदिक संस्कृति से अर्थात वैदिक काल से हुआ है। जब तक इस सिंधु सभ्यता का इस हड़प्पा जो स्थल जो पहली बार जो पाया गया, जब तक ये नहीं पाया गया था तब तक भारतीयों को यही विश्वास था कि जो हमारी संस्कृति है वह संस्कृति वैदिक काल से चली आ रही है, हम वही के हैं। ठीक है, पर जब यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों का, दो स्थलों का जब पता चला तो यह जानकारी हो गया, पुष्ट हो गया जानकारी कि नहीं, हमारी संस्कृति का बीजारोपण और पुरानी है। ठीक, उसकी जो जड़ें हैं बहुत पुरानी हैं। अब देखिए, 1921 में हड़प्पा एवं 1922 में मोहनजोदड़ो, 1921 में हड़प्पा एवं 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो एक बड़ी पुरानी सभ्यता का पता चला। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो गया कि हमारी संस्कृति का बीजारोपण वैदिक काल के बहुत पहले हो चुका था। अब आते हैं सैंधव सभ्यता अपने पूर्व की। सैंधव सभ्यता अपने पूर्व की अर्थात ताम्र संस्कृति की। ठीक, ताम्र पाषाणिक संस्कृति। सैंधव सभ्यता अपने पूर्व की ताम्र युगीन तथा बाद के लौह युगीन संस्कृति के बीच में स्थित है, जो एक संक्रमण की स्थिति पर स्थित है। यह जो सैंधव सभ्यता है, पहले ताम्र काल है, फिर उसके बीच में ही कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात सैंधव सभ्यता है। उसके उस पार क्या हमने आपको बताया है, फिर लौह युगीन है। उन दोनों के बीच में वह संक्रमण की स्थिति पर स्थित है। सैंधव सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यह शब्द जरूर आते हैं, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि
इसी सभ्यता के लोगों ने कांस्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कांस्य के निर्माण में 90% तांबा एवं 10% टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता था। यह इनकी तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित करती है। ठीक। सैंधव सभ्यता में सबसे अधिक उपकरण पत्थर के पाए जाते हैं। जो सैंधव, यहाँ पर तांबे का आविष्कार तो हो चुका है, तांबे की खोज हो चुकी थी, ठीक, ताम्र पाषाणिक काल में, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो होता है, जो एक धातु है कांसा, उस कांसे का प्रयोग होता है। लेकिन कांसा अफगानिस्तान से आता है, इसलिए कांसे का इनके पास प्रयोग करने का जो साधन है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ कम पाया जाता है। और ये तांबा इनके पास अधिक था। क्यों? क्योंकि राजस्थान के खेतड़ी से ही मिलता था तांबा। ठीक। सैंधव सभ्यता में जो सबसे अधिक उपकरण किसके थे? पत्थर के थे, पत्थर के पाए गए। तथा धातु में, अगर धातु में उपकरण की हम बात करें तो वो क्या थी? सबसे अधिक तांबा थी। ठीक, तांबा के। सैंधव सभ्यता के लगभग 2800 स्थलों की जानकारी हो चुकी है। सैंधव सभ्यता के 7-8 स्थल, या बहुत करेंगे 9 से 10 स्थल बस, ठीक, लेकिन 8 स्थल तक पूर्ण रूप से विकसित थे और 2-3 में और देखे गए हैं। ठीक ना। सभ्यता के 7-8 स्थल नगरीकरण की स्थिति तक पहुंच गए थे। ठीक। सैंधव सभ्यता की अधिकांश आबादी ग्रामीण थी। 7-8 जो स्थल थे वह नगरीकरण की स्थिति में पहुंच गए थे। सैंधव सभ्यता, सैंधव बार बार मैं लिखी, उसका मतलब सिंधु घाटी, हड़प्पा। ठीक। लेकिन इसकी जो अधिकांश आबादी थे, अधिकांश लोग, वह ग्रामीण प्रकार के ही थे। ग्रामीण समाज था इनका। ठीक। और कृषक समाज था, कृषि करते थे। सैंधव सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया का प्रथम नगरीकरण सभ्यता के रूप में जानी जाती है। सैंधव सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का प्रथम नगरीकरण सभ्यता के नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। ठीक। अब सभ्यता का नामकरण, सभ्यता का जो नामकरण है, सैंधव सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता है। कौन कौन से 3 नाम हैं? पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। यह सिंधु घाटी सभ्यता क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा स्थल था जो पाया गया, वह स्थल सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु। ठीक। इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। और यह जो नाम था किसने दिया था? जॉन मार्शल ने यह नाम दिया था। ठीक। अब समय बीता तो कुछ सभ्यताएं और पाई गईं, स्थल पाए गए इसी सिंधु से संबंधित। वो संबंधित, ये तो सिंधु नदी के पास है, ठीक, लेकिन सिंधु की सहायक नदियों के किनारे जब सभ्यता पाई गई तो नाम बदल करके विद्वानों ने सिंधु सभ्यता का नाम क्या नाम रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि सिंधु की सहायक नदियों के किनारे थी। फिर कुछ समय और आगे बढ़ा, कुछ समय और बीता, तो फिर बहुत से ऐसे स्थल, अधिकांश स्थल पाए गए जो ना तो सिंधु के किनारे हैं, ना ही सिंधु की सहायक नदियों के किनारे हैं। वह उनसे मिलती जुलती सभ्यता अन्यत्र और जगहों पे भी, कई जगहों पे पाई गई। अब इनमें खलबलाहट मची। अब क्या करें? फिर मीटिंग बुलाए अपना सभी लोग, पुरातत्ववेत्ता लोग, अर्थात पुरातत्व यानी पुराने चीज़ों के जानकार। ठीक, वेत्ता मतलब जानकार। ये लोग आए और मीटिंग किए। ठीक, मीटिंग किए तो इन्होंने सर्वसम्मति से इस सभ्यता का
क्या नाम रखा? हड़प्पा रख दिया, क्योंकि पहली बार जो स्थल पाया गया था वह क्या था? वह हड़प्पा था। ठीक, अब देखिए आगे, पुरातत्व शास्त्र में एक परंपरा है कि किसी भी अज्ञात सभ्यता का नामकरण उस सभ्यता से जुड़े प्रथम ज्ञात स्थल के नाम पर ही रखा जाएगा। इसी वजह से इस सभ्यता का जो सबसे प्रयुक्त नाम है वह नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक, 1921 में प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा था। ठीक, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया गया और यही नाम सर्वाधिक प्रमाणिक है। ठीक, एक बार फिर से देखें, देखिए फिर से देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी के पहले यानी जानकारी के पूर्व भारतीयों को यही विश्वास था कि भारतीय संस्कृति का बीजारोपण वैदिक संस्कृति से ही हुआ है। 1921 में हड़प्पा एवं 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो एक बड़ी पुरानी सभ्यता का पता चला। इसके बाद ही यह स्पष्ट हुआ कि हमारी संस्कृति का बीजारोपण वैदिक काल के बहुत पहले हो चुका था। सिंधु सभ्यता अपने पूर्व की ताम्रयुगीन तथा बाद की लौह युगीन के बीच में स्थित है, जो एक संक्रमण की स्थिति पर स्थित है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी सभ्यता के लोगों ने कांस्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक, कांस्य के निर्माण में 90% तांबा, 10% टिन अर्थात 9 भाग तांबा और 1 भाग टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। ठीक, और ये जो निर्माण जो कर रहे हैं, कांसे का जो बना रहे हैं, यह क्या है? यह इनके तकनीकी दक्षता को भी दर्शाता है। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक उपकरण पत्थर के पाए गए। अगर हम धातु की बात करें तो धातु में तांबा के पाए गए हैं उपकरण। सिंधु सभ्यता के लगभग 2800 स्थलों की जानकारी हो चुकी है। सभ्यता के 7 से 8 स्थल नगरीकरण की स्थिति तक पहुंच गए थे। सिंधु सभ्यता की अधिकांश आबादी ग्रामीण ही थी। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया का प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता है। सिंधु सभ्यता, यह जो शब्द है, यह नाम किसने दिया? जॉन मॉर्सल ने दिया। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। पुरातत्व शास्त्र में एक परंपरा है कि किसी भी अज्ञात सभ्यता का नामकरण उस सभ्यता से जुड़े प्रथम ज्ञात स्थल के नाम पर ही रखा जाएगा। 1921 में प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा था, इसलिए सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नाम दिया गया और यही नाम सर्वाधिक प्रमाणिक है। अब आगे सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। अब देखिए सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। ठीक, अब सिंधु सभ्यता में तिथि यानी काल, समय, तिथि या काल को लेकर पुरातत्वविदों के बीच एक विवाद का विषय रहा है। सिंधु सभ्यता का काल क्या रहा होगा उस समय, वो कब अपने अस्तित्व में रही होगी यह हड़प्पा सभ्यता, इसको लेकर के पुरातत्वविदों में अर्थात विद्वानों में बहुत मतभेद है। सबके अपने अपने अलग अलग निष्कर्ष हैं। सब अलग अलग तिथियों को बताए हैं कि इतने से इतने तक यह सभ्यता अपने अस्तित्व में रही। ठीक, ऐसे बहुत सारे हैं, पर अब हम आगे देखते हैं आप लोगों के साथ। ठीक, सिंधु सभ्यता में तिथि काल को लेकर पुरातत्वविदों के बीच एक विवाद का विषय रहा है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है अर्थात निष्कर्ष है। ठीक, सभ्यता के काल निर्धारण का प्रथम प्रयास किसने किया था? प्रथम प्रयास जॉन मॉर्सल ने किया था।
जॉन मार्शल ने मेसोपोटामिया को सुमेरिया भी कहते हैं, यह कहाँ है, वर्तमान में, और दजला फराक नदी है, ठीक, दजला फराक नदी के पास, ठीक। जॉन मार्शल ने मेसोपोटामिया तथा सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताओं की तुलनात्मक अध्ययन किया। इस जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता और जो सुमेरिया की मेसोपोटामिया सभ्यता है, सुमेरियाई सभ्यता यानी मेसोपोटामिया सभ्यता, उसमें और इसमें दोनों में सांस्कृतिक क्या किया, सांस्कृतिक जो है विशेषताओं का एक तुलनात्मक अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि यह दोनों समान हैं, ठीक। और उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन के बाद जॉन मार्शल ने सभ्यता का काल क्या बताया, इन्होंने बताया 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व निर्धारित किया। किसने, इस जॉन मार्शल ने यह बताया कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी, ठीक। अब काल निर्धारण को लेकर यहाँ देखिए, काल निर्धारण को लेकर कुछ अन्य विद्वानों के मत हैं, ठीक। अब ये जो अन्य विद्वान हैं कौन कौन से हैं जरा देखते हैं हम लोग, ठीक। एक है अर्नेस्ट मैके, ठीक। अर्नेस्ट मैके बताते हैं कि यह सभ्यता अपने अस्तित्व में कब से कब तक थी। तो अर्नेस्ट मैके ने यह बताया कि यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में थी। दूसरे विद्वान हैं मार्टिन व्हीलर। अब मार्टिन व्हीलर क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि यह सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में थी। एस जे जेड ने, एक ये विद्वान है, इसको आप नंबर डालिए 1 2 3 4 5। एस जे जेड विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि यह सिंधु सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में रही। फिर एक चौथे नंबर के जो विद्वान हैं ये हैं फेयर सर्विस ने कहा कि यह सब सिंधु सभ्यता 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में रही। अगले विद्वान हैं माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता, यह सिंधु सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में रही। ये जो उपरोक्त ये जो काल निर्धारण इन विद्वानों ने किया है, इनका काल निर्धारण में से कोई भी सर्वमान्य नहीं है। उपरोक्त काल निर्धारण में से कोई भी सर्वमान्य नहीं है। अब सर्वमान्य कौन सा है, कैसे हुआ सर्वमान्य, ठीक। वर्तमान में एक धर्मपाल अग्रवाल हैं। धर्मपाल अग्रवाल द्वारा 1964 ईस्वी में कार्बन डेटिंग पद्धति से, यानी सी कार्बन, ठीक, कार्बन डेटिंग 14 से सी कार्बन, ये सी कार्बन अलग है, ठीक, सी कार्बन के आधार पर इस सभ्यता का समय निर्धारण 2500 से 1750 ईसा पूर्व किया गया। यह जो धर्मपाल अग्रवाल है, इन्होंने 1964 में एक रेडियो एक्टिव है C14 कार्बन 14, ठीक, उस कार्बन 14 के आधार पर, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसके आधार पर इन्होंने इसकी उम्र ज्ञात की, ठीक, और यही उम्र सर्वमान्य है अभी तक। और अलग अलग किताबों में, यहाँ पर देखिए, ये जो हम 2500 है ये सर्वमान्य, ठीक, कहीं कहीं पर 2300 भी लिखा रहता है, तो जो हमें सही लिखा है वहीं पर अभी तक यही सर्वमान्य, ठीक, जो कि यही सर्वमान्य है।
2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक, अब हम सभ्यता का उद्भव एवं विकास की बात करते हैं। ठीक, सैंधव सभ्यता के उद्भव एवं विकास को लेकर भी विद्वानों में बहुत ही मतभेद रहा। किसी ने अलग कहा, किसी ने अलग कहा, मतलब कुछ न कुछ सब ने अपना अपना निष्कर्ष दिया, तर्कों के आधार पर निकाला कि सैंधव सभ्यता के उद्भव एवं विकास को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक, विद्वानों में मतभेद है। सैंधव सभ्यता के उद्भव एवं विकास को लेकर दो प्रचलित मान्यताएं हैं। दो प्रचलित मान्यताएं हैं। अब ये मान्यताएं कौन सी हैं? एक मान्यता है देशी, एक मान्यता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये देखिए यहाँ पर लिखा है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरी मान्यता क्या है? देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। जो विदेशी लोग थे, जो विदेशी वर्ग के लोग थे, जो समर्थक थे, उन्होंने यह कहा कि यह सुमेरियाई अर्थात मेसोपोटामिया के लोग आए और यहाँ पर इस स्थल पर, इस जगह उन्होंने सैंधव सभ्यता, एक बड़ी सभ्यता, विकसित सभ्यता का निर्माण किया, यानी सृजन किया। वही लोग यहाँ पर रहे। अब देसी लोग इसको सीधे सीधे नकार देते थे, कहते थे कि ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन वहाँ जो चीज़ें हैं और यहाँ चीज़ें हैं वह अंतर है, बहुत अधिक असमानताएं दिखाई। विदेशी वालों ने समानताएं खूब दिखाया, जबकि निष्पक्ष रूप से अगर अध्ययन किया जाए तो वास्तव में असमानताएं ही असमानताएं हैं। ठीक, अब देखिए विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या कहा। विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, पूरा तत्वविद के एक वर्ग का मान्यता है कि सैंधव सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया संस्कृति की प्रमुख भूमिका रही है। प्रमुख भूमिका यही लोग किए हैं। ठीक, दोनों सभ्यता समकालीन थी। ये सभ्यता दोनों समकालीन थी, एक साथ ही पनपी और विकसित हुई। ठीक, इनमें अनेक सांस्कृतिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यह दोनों सभ्यताएं समान थी, एक साथ थी, इसलिए इनमें अनेक सांस्कृतिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। निष्पक्ष तरीके से दोनों में अध्ययन किया जाए तो समानताओं की तुलना में असमानताएं अधिक पाई जाती हैं। अंग्रेज क्या करते थे? अब इतना सारा तो हो गया भाई, वहाँ पर जो लिखावट, जो लिपि थी वह किलाक्षर थी। कहाँ? विदेशों में। ठीक, ये मेसोपोटामिया में। ठीक, और यहाँ पर लिपि जो थी वह चित्रात्मक थी। ठीक, वहाँ पर तो मंदिर बने हुए थे। कहाँ? विदेश में, मतलब मेसोपोटामिया में मंदिर बने थे, लेकिन मूर्ति नहीं थी। और यहाँ भारत में मूर्ति थी, मंदिर नहीं थे। और मंदिर कब बनी है भारत में? गुप्त काल में बनी है। और पहला जो मंदिर है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर, उस कानपुर जिले में भीतर गांव नामक स्थान है, वहीं पर पहला मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक, अंग्रेज सैंधव सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता मानते थे। अब ये क्यों मानते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता? क्योंकि वह भारत में अपनी स्थिति वैध बनाना चाहते थे। फिर भी यह नकार दिया गया भारतीयों द्वारा। अब ये क्या करते थे, जब तक यह सभ्यता नहीं पाई गई थी तब तक खूब ये अंग्रेज ताना कसते थे कि तुम बड़े पुराने नहीं हो, अरे अभी अभी तो आए हो, काहे इतने बन रहे हो, हम तुमसे पुराने हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, हम जो सिखा रहे हैं वो सीखो और जो हम करवा रहे हैं वो करो। आप लोगों को जैसा पता है कि उस समय जब ये सभ्यता पाई गई उस समय यहाँ पर अंग्रेजी शासन था। ठीक, अब ये हो गई विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी बातें हैं जो आपकी मतलब की चीज़ नहीं, ये सिर्फ अवधारणात्मक बातें हैं। आप लोग समझिए, जो आपके मतलब की चीज़ है वो पॉइंट में लिखी जरूर हूँ। ठीक है ना? अब आता है देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक,
देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। यहाँ देखिए थोड़ा छोटा होगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट खींच के थोड़ा जूम कर लिया करें, जैसे छोटा दिखता है भाई। देखो आप लोगों के पास अलग अलग मोबाइल होंगे, हर अलग अलग मोबाइल की जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है आजकल, वह स्क्रीन जैसा जिसका रहता है ना वैसे दिखता है, ठीक। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं इस पर, कि इतनी जानकारी नहीं है मुझे इन सब चीज़ों की, पर हमने जब कहा कि नहीं ये दिखता क्यों नहीं इतना छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यही मुझे बताया गया कि सबके मोबाइलों में अलग अलग प्रकार से दिख सकता है, क्योंकि सबकी मोबाइलें अलग अलग क्वालिटी की होती है, थोड़ी स्क्रीन वाली बात होती है, ठीक। तो आप लोग जब स्क्रीनशॉट खींचेंगे तो उसका क्या करेंगे, इसे थोड़ा जूम करके आप लोग नोट बना, ठीक, नोट कर लिया करें, ठीक है ना। अब आते हैं देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक। इस सिद्धांत, इस मान्यता के समर्थकों का यह मान्यता है कि इस देशी उत्पत्ति के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इस मान्यता के समर्थकों का यह मानना है कि जिस काल और जिन क्षेत्रों में, जिस काल यानी जिस समय और जिन क्षेत्रों में हड़प्पा का उद्भव हुआ, उन क्षेत्रों में रहने वाले पहले के यानी पूर्ववर्ती लोग, पहले के देसी ग्रामीण संस्कृति वाले या कृषक संस्कृति के लोग समय के साथ अपनी संस्कृति का विकास करते हुए सैंधव सभ्यता जैसी एक बड़ी संस्कृति सभ्यता को जन्म दिया, ठीक। अब फिर से इस लाइन को सुन लीजिए। इस सभ्यता के समर्थक, इस मान्यता के, इस देशी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाले जो समर्थक थे, उनका कहना था कि यह जिस काल और जिन क्षेत्रों में हड़प्पा का उद्भव हुआ, उन क्षेत्रों में रहने वाले जो पहले के जो पूर्ववर्ती लोग थे, वो देसी लोग यानी ग्रामीण लोग थे। वहीं कृषक संस्कृति वाले लोग इस समय के साथ अपना विकास करते हुए सैंधव सभ्यता जैसी एक बड़ी विकसित सभ्यता को जन्म दिए, ठीक। हड़प्पा के लोग, ये जो हड़प्पा के थे लोग, वह क्या थे, हड़प्पा के लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, ठीक। और यहाँ क्या करते थे, किलाक्षर लिपि था, एक लाइन यहाँ जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। किलाक्षर लिपि का, यहाँ पर लिपि का किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। और यहाँ पर गांव थे और यहाँ पर शहर भी देखने को मिलते हैं। चलिए आगे। सैंधव हड़प्पा के लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। इनमें मूलतः 64 अक्षर थे, ठीक। यह जरूर याद करिएगा कि जो सैंधव सभ्यता में जो लिपि है उसके 64 अक्षर है, मूलतः 64 अक्षर है, ठीक। जो आज तक पढ़ी नहीं गई। यह लिपि किसी चित्र या ध्वनि को प्रदर्शित करती है। यहाँ का जो लिपि है, जो लिखने का लिखावट है, यह लिपि किसी चित्र या ध्वनि को प्रदर्शित करती है। यह लिपि टूटती नहीं है, मतलब इस तरीके से ऐसे एक ही साथ बना हुआ टूट नहीं रही, कट हो रही है, ठीक। यह टूटती नहीं है और इस लिपि को ब्रास्टोफोडन कहते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने लिखा है, यह देखो ऐसे डिज़ाइन थोड़ा सा बना दिया, अगर दिख रहा है तो बना, ब्रास्टोफोडन कहते हैं इसको, ठीक। एक बार दोहरा देती हूँ। सैंधव सभ्यता का काल निर्धारण। सैंधव सभ्यता में तिथि काल को लेकर पुरातत्वविदों के बीच एक विवाद का विषय रहा। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। सभ्यता के काल निर्धारण का प्रथम प्रयास जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल ने मेसोपोटामिया और तथा सैंधव सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताओं की तुलनात्मक अध्ययन के बाद सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। काल निर्धारण को लेकर कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि क्या है, अर्नेस्ट मैके 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, मार्टिन व्हीलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, SJZ 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, फेयर सर्विस 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक,
माधव स्वरूप वत्स 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक। ये जो इन लोगों का जो काल निर्धारण है यह सर्वमान्य नहीं है इसमें से कोई भी। ठीक, वर्तमान में धर्मपाल अग्रवाल द्वारा 1964 में कार्बन डेटिंग पद्धति 14 के आधार पर इस सभ्यता का समय का निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व किया गया, जो कि यही सर्वमान्य है। ठीक, अब सभ्यता का उद्भव एवं विकास की बात करते हैं। सभ्यता का, ठीक है, इतना कि बार हर चीज़ को दोहराया करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी सी 2-4 मिनट बढ़ जाती है ना। चलिए अब इसको तो दोहराई देते हैं। सभ्यता, सैंधव सभ्यता के उद्भव एवं विकास को लेकर विद्वानों में मतभेद है, एक मत नहीं है। सैंधव सभ्यता के उद्भव एवं विकास को लेकर दो प्रचलित मान्यताएं हैं। कौन सी? देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है पुरातत्वविदों के एक वर्ग का मान्यता है कि सैंधव सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया संस्कृति की प्रमुख भूमिका रही है। दोनों सभ्यता समकालीन थी, इनमें अनेक सांस्कृतिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। निष्पक्ष तरीके से दोनों में अध्ययन किया तो समानताओं की तुलना में असमानताएं अधिक पाई जाती है। अंग्रेज सैंधव सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता मानते थे क्योंकि वह भारत में अपनी स्थिति को वैध बनाना चाहते थे, यानी कि हम ही हैं और तुम ना हो। फिर भी यह नकार दिया गया। किसके द्वारा? जो यहाँ के जो राष्ट्रवादी प्रकार के विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने नकार दिया। ठीक, देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, इस मान्यता के समर्थक का यह मान्यता है कि जिस काल और जिन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, उन क्षेत्रों में रहने वाले पहले के देशी ग्रामीण संस्कृति वाले लोग यानी कृषक लोग समय के साथ अपनी संस्कृति का विकास करते हुए सैंधव सभ्यता जैसी एक बड़ी विकसित सभ्यता को जन्म दिया। हड़प्पा के लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। इसमें मूलतः 64 अक्षर हैं जो आज पढ़ी नहीं गई। यह लिपि चित्र या ध्वनि को प्रदर्शित करती है। यह लिपि टूटती नहीं है और इस लिपि को क्या कहते हैं? हड़प्पा वास्ट्रोफोडन। ठीक, चलिए कुछ बातें और हैं। देखिए, कुछ पुरातत्ववेत्ता ईरान, बलूचिस्तान, कुल्ली, नाल, क्षोभ, यानी कि कुछ पुरातत्व जो वेत्ता हैं वह ईरान, ठीक, बलूचिस्तान, कुल्ली, नाल, क्षोभ आदि ग्रामीण संस्कृतियों से, तो कुछ विद्वान राजस्थान की सोथी संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को स्वीकारते हैं। इनका जो है सबने अपना अपना बताया कि कैसे कैसे रहे। तो कुछ विद्वान और हैं जिन्होंने, जो कुछ विद्वान कौन? भारतीयों ने, और सबने कहा कि यह ईरान, बलूचिस्तान, कुल्ली, नाल, क्षोभ आदि ग्रामीण संस्कृति से, तो कुछ विद्वान राजस्थान की सोथी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को स्वीकारते हैं। एक विद्वान है अमलानंद घोष। इस अमलानंद घोष ने धर्म की प्रमुख भूमिका को स्वीकारा है कि सैंधव सभ्यता का जो है धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, अब इसके आगे हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए ये है, अब इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वीडियो में होगी। ठीक है ना।